नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। जब पुराने समय के चाणक्य और आधुनिक समय के चाणक्य एक साथ मिले तो जो भी नीति उस मुलाकात से निकलती है वो वाकई में सब इस पर विश्वास करते हैं कि वो नीति वाकई में एक बहुत बड़ी अजूबा हो सकती है, एक नायाब एक्सपेरिमेंट हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पोल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर के बारे में, जो कि आधुनिक भारत के चाणक्य माने जाते हैं। और उन्होंने कल मुलाकात की पुराने भारत के राजनीतिक चाणक्य यानी कि शरद पवार से। 4 घंटे ये मीटिंग चली। 10:30 बजे सुबह मुंबई के घर में, जो सिल्वर ओक का उनका घर है शरद पवार का, 10:30 बजे वो वहां पर पहुंचे। और उसके बाद प्रशांत किशोर ने शरद पवार के घर पर लंच किया। बताया जाता है कि सुप्रिया सूले भी वहां पर मौजूद थी, रोहित पवार मौजूद थे। लेकिन मीटिंग 4 घंटे चलने के बाद शरद पवार ने कोई भी बातचीत नहीं की। प्रशांत किशोर ने ऑफ द रिकॉर्ड लोगों को बोला कि ये कर्टसी ट्रिप थी, क्योंकि अभी बंगाल और जब तमिलनाडु का चुनाव हुआ था और वहां पर स्टालिन और ममता बनर्जी जीते थे, तो उनको लोगों को धन्यवाद करना था, और खासकर उन लोगों को जिन्होंने ममता बनर्जी और एमके स्टालिन का समर्थन किया था। तो ये तो कहने वाली बात है, क्योंकि आप वाकई में मीटिंग का मकसद क्या है वो शायद बताना नहीं चाह रहे हैं। और अगर सिर्फ थैंक्स गिविंग होती तो ये मीटिंग 4 घंटे नहीं चलती, हो सकता है आधे घंटे में या 1 घंटे में निपट जाती। लेकिन 4 घंटे चली हुई मीटिंग के बारे में लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने शरद पवार से मीटिंग क्यों की। प्रशांत किशोर और शरद पवार की मीटिंग से एक बात तो साफ है कि जो तीसरा मोर्चा है यानी कि थर्ड फ्रंट की बातें अब शुरू हो गई हैं, और शायद अगुवाई इसकी शरद पवार ही करेंगे। या फिर अगर शरद पवार, क्योंकि सबको पता है कि अभी हाल में ही उनकी गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई थी और वो आराम करना नहीं जानते, लोग ये अच्छे से जानते हैं, तो हो सकता है कि वो सारी नॉन बीजेपी पार्टीज को, जिसके बारे में उन्होंने समय समय पर कहा भी है कि नॉन बीजेपी पार्टीज को वो एक साथ एकजुट करेंगे। लेकिन उसका मुखिया कौन होगा, उसका चेहरा कौन होगा, ये बातें शायद बाद में तय हो सकती हैं। लेकिन शरद पवार की एक पहल हुई है और वो सामने भी नजर आ रही है कि जितनी भी नॉन बीजेपी पार्टीज हैं उनको समर्थन देकर, उनको एकजुट करके एक ऐसा तीसरा मोर्चा बनाया जाए जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी सरकार को चुनौती दे सके। तो क्या प्रशांत किशोर का इस्तेमाल शरद पवार इसलिए कर रहे हैं? तो कुछ बातों पर यहां पर ध्यान देना होगा। जब अभी हाल में चुनाव जब खत्म हुए, ममता बनर्जी जीत गई, एमके स्टालिन जीत गए, तो उस समय प्रशांत किशोर ने कहा कि अब मैं ये पोल स्ट्रैटेजिस्ट का काम छोड़ दूंगा, बहुत कर लिया है। एंड ही सेड दैट ही इज गोइंग टू क्विट दिस स्पेस। तो अगर इस स्पेस को प्रशांत किशोर छोड़ना चाहते हैं तो फिर आखिर वो क्या करेंगे? क्या वो पॉलिटिक्स में कूदना चाह रहे हैं या फिर कोई एक नई पार्टी बनाना चाह रहे हैं? इसके बारे में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो एक नई पार्टी बना ले। और ये भी इन खबरों को इसलिए तूल मिल रहा है क्योंकि अभी मई के महीने में ऐसी खबरें आई थी कि जो इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जो आईपैक उनकी जो संस्था है, जहां पर 900 लोग काम करते थे, तो प्रशांत किशोर ने ये कहा कि वहां के 85% लोगों को टर्मिनेशन लेटर दिया जाएगा और वो केवल 150 कोर मेंबर्स को ही रखेंगे। यानी कि आईपैक का काम बिल्कुल समेट दिया जाएगा। जैसे कई डिस्ट्रिक्ट्स में पहले जो यंग प्रोफेशनल्स थे आईपैक के, वो फैले हुए थे, लगभग 900 के करीब ये एम्प्लॉयज थे, लेकिन 85% लोगों को निकाला जाएगा, ऐसा प्रशांत किशोर ने खुद कहा था। तो यानी कि उतने बड़े पैमाने पर काम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जो पोल स्ट्रैटेजी का काम है, रणनीति बनाने का काम है, हो सकता है कि उनके कोर मेंबर्स इस काम को करते रहें। लेकिन अब बात जब आती है कि क्या प्रशांत किशोर राजनीति में कूदेंगे, तो बिहार में उनका एक्सपेरिमेंट नीतीश कुमार के साथ बहुत अच्छा नहीं रहा है। बहुत कम समय के लिए वो राजनीति का वहां पर हिस्सा थे, लेकिन जिस समय नीतीश कुमार ने सीए और एनआरसी को समर्थन दिया तो उन्होंने फिर खुलकर बोलना शुरू किया और फिर उन्होंने अपना बिहार की राजनीति से नाता तोड़ लिया। तो अगर
एक्सपीरियंसेस पास्ट में प्रशांत किशोर के साथ हुए हैं, तो प्रशांत किशोर क्या अब एक नई पारी शरद पवार के साथ शुरू करेंगे? हो सकता है कि पॉलिटिकल रोल के रूप में ना हो, लेकिन एक ऐसा चेहरा जो कि सारी नॉन बीजेपी पार्टीज को एक साथ लेकर आएगा। ये बातें सबको पता है कि इस समय प्रशांत किशोर के रिश्ते बीजेपी के साथ बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। प्रशांत किशोर और शरद पवार जी की जो मीटिंग हुई उसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। इस मीटिंग को देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार की जो बैठक हुई उससे भी जोड़ा जा रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष जो अमित शाह हैं उनके साथ भी शरद पवार की मीटिंग हुई थी। लेकिन महाराष्ट्र और राष्ट्र की राजनीति के लिहाज से इस मीटिंग को सोचा जाए तो मुझे ये नहीं लगता कि शरद पवार को, जो कि अपने आप में राजनीति के इतने बड़े चाणक्य है, किसी प्रशांत किशोर की ज़रूरत है। उससे इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि शरद पवार एक ग्लू है जो कि बाकी जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनको इकट्ठा करके मोदी का एक विकल्प खड़ा करने के लिए काम कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर ने भी लगभग यही किया है। फिर वो दक्षिण में जगन की बात हो या डीएमके, जो एआईडीएमके और बीजेपी का गठबंधन है, उनके सामने डीएमके का विकल्प तैयार करने की बात हो, या खुद ममता को जो कामयाबी मिली है उसमें प्रशांत किशोर का किरदार हो। प्रशांत किशोर ने हालांकि खुद कहा है कि वो इस स्पेस को एग्जिट करना चाहते हैं। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जो बीजेपी विरोधी और मोदी विरोधी राजनीति देश में पनप रही है उसका एक गुडविल एम्बेसडर के तौर पे वो सामने आना चाहते हैं। और इस तरह से ही इस मीटिंग को देखा जाना चाहिए। बैठक 3.5 घंटे चली और इसमें मुझे लगता है प्रशांत किशोर के किरदार से भी ज़्यादा बड़ा किरदार शरद पवार का है, जो कि उनकी राजनीतिक सफलता हो या ना हो, राष्ट्रीय राजनीति में और अलग अलग जो घटक दल है, रीजनल पार्टीज़ हैं, उनमें अपनी एक पैठ रखते हैं, अपना एक मादा रखते हैं और एक ग्लू के हिसाब से रीजनल पार्टीज़ के शरद पवार अपना एक कद भी रखते हैं। तो इन सब परिस्थितियों में ये मीटिंग बहुत अहम है। तो क्या प्रशांत किशोर एक सूत्रधार बनकर उभरेंगे, जो तीसरा मोर्चा जिसके बारे में बात हो रही है? आपको अगर ध्यान हो तो 2014 के जब चुनाव हो रहे थे तो उस समय भी शरद पवार एक इम्पॉर्टेंट रोल में आए थे। उन्होंने पार्टीज को एकजुट करने की कोशिश की थी और वही पहल शरद पवार आज फिर से एक बार कर रहे हैं। 4 घंटे की मीटिंग वाकई में कोई मामूली मीटिंग नहीं है। इस बात को नवाब मलिक ने भी कहा कि भाई प्रशांत किशोर तो स्टैटिस्टिक्स के आदमी हैं और कैलकुलेशंस उनको बहुत करना अच्छे से आता है। तो क्या गुणा भाग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सारा उस 4 घंटे की मीटिंग में हुआ है शरद पवार के साथ, कि किस तरीके से अलग अलग पार्टीज की गोटी बैठाई जाए? उस पर यह भी चर्चा हो सकती है, हुई हो कि चेहरा कौन बनेगा, क्या शरद पवार बनेंगे? तो बहुत सारी बातों को लेकर इस समय कयास लग रहा है। लेकिन इस मीटिंग को, जो प्रशांत किशोर की मीटिंग शरद पवार के साथ हुई है, उसको हम हल्के में नहीं ले सकते और ये एक खतरे की घंटी भी हो सकती है मोदी सरकार के लिए। अगर मोदी सरकार को लग रहा है कि 2024 का चुनाव बीजेपी आराम से जीत जाएगी तो शायद ये एक भुलावा होगा, क्योंकि कोविड की महामारी के चलते और जिस तरीके से खासकर जो मोदी राज्य में जो सारी कामियां नाकामियां नजर आई हैं उसको लेकर लोग खासा परेशान हैं। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो वहां भी आपने देखा है कि सियासी हलचल काफी तेज है योगी आदित्यनाथ को लेकर, और वहां पर चुनाव 8 महीने बाद ही हैं। तो इसके पहले कि यूपी के चुनाव में तेजी आ जाए, तीसरे मोर्चे की खबर आने लगी है। और तीसरे मोर्चे में जो 2 बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इस समय नजर आ रहे हैं वो है शरद पवार और प्रशांत किशोर। दोनों का रोल क्या होगा उस पर अभी कोई खास चीजें समझ में नहीं आ रही है कि प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल रोल में होंगे या बिहाइंड द सीन्स वो एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट का काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो ये अपना जो स्ट्रैटेजिस्ट का स्पेस है वो छोड़ रहे हैं। क्या वो एक सूत्रधार के रूप में निकलेंगे कि सारी जितनी भी पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनको एकजुट करेंगे? क्योंकि प्रशांत किशोर सबके साथ काम कर चुके हैं, चाहे वो डीएमके हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस, सारी पार्टीज के साथ
प्रशांत किशोर ने काम किया है। तो प्रशांत किशोर की जो नई पारी होगी इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन जो तीसरे मोर्चे पर बातचीत, जो अभी केवल बातचीत थी, तो ऐसा लग रहा है कि तीसरे मोर्चे को रूपरेखा देने का काम दोनों शरद पवार और प्रशांत किशोर मिलकर दे रहे हैं। लेकिन मैंने जैसा कहा कि चेहरा कौन होगा उस थर्ड फ्रंट का, इसके बारे में अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन अभी आपने देखा था कि ममता बनर्जी जब राकेश टिकैत से मिली थी और जब उनसे सवाल किया गया था इस बात को लेकर कि आपका क्या मकसद है और 2024 के चुनाव आप कैसे देखती हैं, तो उन्होंने यही कहा कि मेरा मेन मकसद है कि मोदी जी को सत्ता से बाहर करना। तो अगर एक ये कॉमन प्लेटफॉर्म सारी नॉन बीजेपी पार्टीज के बीच में बन जाता है कि किसी भी तरह से पीएम मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर किया जाए, तो हो सकता है कि ये सारी पार्टीज इसको लेकर एकजुट हो जाए और चेहरे पर भी कि चेहरा इसका कौन होगा उसको लेकर भी कोई ना कोई कंसेंसस बनेगा। लेकिन वो कंसेंसस कैसे बनेगा, इसी कंसेंसस को बनाने के लिए हो सकता है कि प्रशांत किशोर अब एक अहम भूमिका में आएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने सबको अच्छे से कंफ्यूज भी किया। एक तरफ 4 घंटे की मीटिंग के बाद उन्होंने पवार साहब के साथ लंच किया और उसके बाद डिनर में वो शाहरुख खान को मिले। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है प्रशांत किशोर पे फिल्म बन रही हो, और ये सारी खबरें सिर्फ अभी पॉलिटिकल सर्कल्स में बातचीत के तौर पर हैं। लेकिन प्रशांत किशोर का जो भविष्य है वो किस रोल में दिखेंगे ये अभी किसी को पता नहीं है। लेकिन हाँ, जो थर्ड फ्रंट की जो चर्चा है वो तेज हो गई है। लेकिन इस मीटिंग ने सियासी माहौल मुंबई का गर्म कर दिया है, यानी कि महाराष्ट्र का गर्म कर दिया है, क्योंकि शरद पवार की प्रशांत किशोर से ये मीटिंग तब हुई है जब अभी कुछ ही दिन बिल्कुल रिसेंटली देवेंद्र फडणवीस जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है महाराष्ट्र असेंबली में, वो शरद पवार को मिलकर आए थे। तो लोगों ने ये कहना शुरू किया कि हो सकता है ऑपरेशन लोटस की तैयारी हो। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे अभी हाल में पीएम से मिले, आधे घंटे तक उनकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन भी हुई। तो हो सकता है कि बीजेपी उनके साथ, शिवसेना के साथ हाथ मिलाना चाह रही हो। फिर संजय राउत का भी उधर स्टेटमेंट आया ये कहते हुए कि मोदी जी इज वन ऑफ द टॉप लीडर्स ऑफ द कंट्री। तो शिवसेना जो कि हमेशा बीजेपी की आलोचना करती रहती थी, तो आज वो एक ऐसी पार्टी नजर आ रही है विच इज कोजिंग अप टू द बीजेपी। तो सियासी माहौल इस समय महाराष्ट्र में काफी गर्म है, तो कयासें बहुत सारी लगाई जा रही हैं। लेकिन प्रशांत किशोर का रोल और थर्ड फ्रंट की जो बातें हैं उस पर ऐसा लग रहा है कि कोई ठोस रूपरेखा बनने की बिल्कुल कगार पर है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के अंत में एक बात कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी को भुगतान करें, सत्य हिंदी की सदस्यता लें। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317 और दूसरा ट्विटर हैंडल है @neelu_on_the_move। तो देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।